चार्जेस भी लग सकती है एफबीआर पेनल्टी के अलावा, जैसे डिफॉल्ट सरचार्ज हो गया, ठीक है, बार बार आना जाना एफबीआर के ऑफिस। तो एक होती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट कि हमें जो पैसे दिए, दूसरा होता है हमारे टाइम की कॉस्ट, हमारा टाइम जाता है, हमारा पीस ऑफ माइंड चला जाता है, हमें हसल एक लगने लगती है कि हम तो कहाँ फंस गए यार, कि मुल्क है क्या है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बेहतर होता है किसी, आप अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग है लॉ से, आप कहीं किसी भी तरीके से रिलेटेड हैं, तो आप खुद पढ़ें, चीज़ को समझने की कोशिश करें, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे सर्च करें, किसी कंसल्टेंट के साथ थोड़ी बहुत हमसे एडवाइस, फ्री एडवाइस मिल जाती है, इवन हम भी प्रोवाइड करते हैं फ्री एडवाइस, 1-to-1 हमारे सेशन होते हैं, फ्री आओ एडवाइस लो, कोई मसला नहीं, उनसे करें और आप खुद उसको हल करने की कोशिश करें। बट इफ़ यू फील कि नहीं काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, हमें नहीं करना चाहिए, तो आप कंसल्टेंट को जो भी है आपके उन साथ कनेक्ट होकर आप अपनी रिटर्न फाइल करवा लें, ठीक हो गया। और एक और चीज़ ये है कि देखिए एट सम पॉइंट इन टाइप लाइफ, आप हर किसी को ना प्रॉपर्टीज़ खरीदनी है, घर बनाना है किसी को, ठीक है, कोई गाड़ी खरीदनी है हमें, मोस्ट ऑफ पाकिस्तान में देखिए मुसलमान है, तो हमें हज करना होता है, हमें फ़्लाइट टिकट करवानी है, राइट, आपके नाम पे। तो वो सारी ट्रांजेक्शन्स आप नहीं परफॉर्म कर सकते अगर आप रिटर्न आपने नहीं फाइल की, आप एक्टिव टैक्स पर लिस्ट में नहीं आ रहे। वो कब आएंगे? जब आपकी रिटर्न फाइल हुई होगी, ठीक है। एक तो ये है कि ये तो हमारी हो गई लीगल कंप्लायंसेस, कि हमें लीगली ये चीज़ करनी चाहिए क्योंकि कानून ने कहा है, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं कि एक होती है सोसाइटी का अच्छा मेंबर होने के नाते हमारी इथिकल कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं, ठीक है, क्योंकि मैं सोसाइटी में रहता हूँ, सोसाइटी ने मुझे एक सेफ्टी प्रोवाइड की है, जैसे हमारी आर्मी है या दूसरी हमारे जितने भी इदारे हैं, तो वो हमें क्या करें, सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। अब वो ग्राउंड रियलिटी क्या है उस पर हम बात नहीं कर रहे, बट जो देखने में आ रहा है, तो पुलिस है वो हमारी सिक्योरिटी के लिए, तो इन सब के लिए हमें कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा ना, ठीक है, उन सब के लिए हमें कंट्रीब्यूशन दे रहा है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें पे करनी है अपनी, ये सारी चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं, तो ये हमारी इथिकल ऑब्लिगेशन है। इवन इफ कि अगर आप रिलीजन, किसी भी रिलीजन से आप रिलेट करते हो, अगर हम इस्लाम की बात करें तो उसमें आपको क्या है, ज़कात देनी होती है, ठीक है, कि आपके पास जो भी है खर्चा करने के बाद आप उसकी ज़कात दें ताकि गरीब की मदद हो। अब उस ज़कात को उन्होंने क्या किया, आप यूँ कि एक हमने सिस्टम बना लिया कि हम उसका नाम टैक्स रखेंगे, हम कलेक्ट करेंगे, हालांकि यहाँ पे दोनों चीज़ें कलेक्ट हो रही होती है, ठीक है। तो उससे क्या बनेगा, हमारे स्कूल्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सारी चीज़ों पे काम होगा जो कि इन फ्यूचर हमारे फ्यूचर को शेप करेंगी, ठीक हो गया। अब हमने ऑब्लिगेशंस की बात कर ली, अब थोड़ा सा बात कर ले कि अगर मैं फाइलिंग कर रहा हूँ तो मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हमारी जो ट्रांजेक्शन्स हम करते हैं ना, जैसे प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन है, ठीक है, फ्लाइट पे आप कहीं जा रहे हो, आप गाड़ी खरीद रहे हो, कोई भी ट्रांजेक्शन, उस पर आपके टैक्स के जो लोन्स होते हैं ना या रेट्स जो होते हैं वो आपके कम हो जाते हैं, ठीक है। यानी अगर आपके बैंक में पैसे पड़े हैं, वहाँ से कुछ आपको प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, और अगर आप नॉन फाइलर हो तो आप 40% टैक्स पे करोगे, 40% आप टैक्स पे करोगे। अगर सेम टाइम आप क्या हो, फाइलर हो, आप सिर्फ और सिर्फ 20% टैक्स पे करेंगे। तो यूँ समझ लें कि जो नॉन फाइलर हैं, जो रिटर्न्स नहीं फाइल करें विद इन ड्यू डेट, उनको 100% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है इन कंपैरिजन विद द फाइलर्स। तो एक ये चीज़ आ जाती है। दूसरा ये कि जब आप टाइमली कंप्लायंसेस करते जाते हो ना, तो आपकी क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिबिलिटी, ये सारी चीज़ें बेहतर होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है हमारे पास ना बहुत से प्रोफेशनल्स भी आते हैं और स्टूडेंट्स भी आते हैं। वो कहते हैं कि सर हमें बाहर जाना है, वीज़ा के लिए हमें रिटर्न्स बनानी है, और वहाँ पे एक चीज़ देखी जाती है कि आपने अगर कल परसों जाना है ना वीज़ा इंटरव्यू के लिए, तो वो क्या करते हैं, आज बैठेंगे, रिटर्न्स फाइल करवाएंगे अपनी 2 दिन और लेके जाएंगे। फिर वहाँ पे वो पकड़े जाते हैं कि देखिए डॉक्यूमेंट की डेट कब कब की आई है, 2 दिन पहले की, यानी पहले आप कंप्लाइंट थे ही नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ वीज़ा पर्पज़ के लिए किया। तो जब ओवर द टाइम आप कंप्लायंट रहते हो तो क्रेडिबिलिटी बनी रहती है आपके डॉक्यूमेंट्स की, आपकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी, ठीक है, कानून की नज़र में आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होते हो। दूसरा बाकी सेविंग्स के बारे में तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि आपको 50 बजाने से 100% आपको डिफरेंस नज़र आता है एक फाइलर में और एक नॉन फाइलर की जो विद होल्डिंग टैक्स रेट्स है, ठीक है।
बाकी ये है कि लीगल बेनिफिट्स में भी उसके जैसे आपकी पेनल्टीज़ हो गई, नोटिसेस आ गए, रिटर्न फाइल कर लिया तो मुझ पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, मुझे कोई नोटिसेस नहीं आएंगे, मैं बचा रहूँगा, मैं अपने टाइम पे टैक्सेस पे कर रहा हूँ। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में मेरा नाम आ रहा है जिसकी वजह से मैं ट्रांजेक्शन्स पे कम टैक्स पे करूँगा। ठीक है। इसके अलावा एक और जो रेफरेंस के हवाले से अगर हम बात करें ना कि मोस्टली क्या होता है कि हम प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, उसपे हमने टैक्स भी पे कर दिया। अब वो जो टैक्स है वो होता है एडवांस इनकम टैक्स, ठीक है? वो आप पे चार्जेबल टैक्स नहीं है, वो सिर्फ आपने एडवांस पे किया है टैक्स का, ठीक है? कि प्रॉपर्टी के लिए आपने ये गवर्नमेंट को पैसे दे दिए जो कि बाद में आप क्लेम कर सकते हो। तो बेहतर होता है कि अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे तो जितने भी आपके टैक्सेस कटे हैं जो एडजस्टेबल है वो आप क्लेम करेंगे और वो आपका रिफंड क्रिएट हो जाता है। चले आज अगर कोई आपकी लायबिलिटी नहीं है तो आगे फ्यूचर में आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनेगी, फिर सेम रिफंड को आप वहाँ एडजस्ट कर सकते हो जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो एक और चीज़ ये भी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी होता है कि लोग जब अपनी प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं ना तो रिटर्न फाइल करवाते हैं, फिर जो रिफंड्स बनते हैं तो ये रिफंड आप एफबीआर से वापस भी ले सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो लेंदी है। अब नॉर्मली क्या है कि मैंने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, उसमें 10-15 लाख का टैक्स पे कर दिया, क्योंकि मैं नॉन फाइलर था तो 10.5% मैंने टैक्स पे करना पड़ा। 10.5 लाख का मैंने टैक्स पे किया। अगर मैं रिटर्न फाइल करता तो 10.5 लाख रुपए क्लेम करके मैं अपना रिफंड क्लेम कर सकता हूँ एफबीआर से। थोड़ा सा हसल फ्री प्रोसेस होता है, सॉरी विथ हसल प्रोसेस होता है। अगर आप कंसल्टेंट के साथ एड हो जाते हैं तो कंसल्टेंट को फीस देके वो आपका रिफंड ओवर द टाइम, थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन आपको रिफंड क्लेम कर सकती है, आपका वो वापस ले सकते हैं पैसे। ठीक है। अच्छा, ये एक कंपैरिजन है फाइलर का और नॉन फाइलर का कि अगर आप फाइलर हो तो क्या बेनिफिट्स हैं, क्या टैक्स रेट है आपके लिए, नॉन फाइलर हो तो आपके लिए क्या टैक्स रेट्स हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप सबको बता दूं कि जितनी भी क्यूरीज होंगी आप लोगों की, जितनी भी क्यूरीज पहले से हैं या इस सेशन में अराइज होंगी तो एंड में, सेशन के एंड में हम एक एक क्यूरी को इंशाल्लाह बैठ के डिटेल में सुनेंगे और डिटेल में उसको हम रिप्लाई भी करेंगे। इसके अलावा आप सब लोगों के पास मेरा नंबर है, मैं ग्रुप में भी ऐड हूँ डिजिटल टैक्स पार्टनर को। किसी को भी कोई भी पर्सनल क्यूरी मसला आ रहा है आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दें, इंशाल्लाह मैं आपको बड़ी तसल्ली से रिस्पॉन्ड करूँगा। अच्छा, ये है कि अगर आप फाइलर है ना तो अगर बैंक से हम कैश निकालते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अगर आपकी सैलरी भी है लोग पैसे निकलवाते हैं, ऑब्वियसली मार्केट में तो कैश पे ही काम करना है ना आपने। कैश से जाएंगे, ग्रोसरी खरीदनी है, बाकी चीज़ें करनी है तो कैश अगर निकलवाएंगे, ठीक है, तो उस पर टैक्स कट जाता है आपका। नॉन फाइलर है तो 0.1 लाख रुपए पे आपको 800 देने पड़ेंगे, अगर आप फाइलर हैं तो 800 आपके ये बच गए। अगर हर महीने आप 800 भी पे करें तो तकरीबन आप 9,600 रुपये पूरे साल में आप ऐसे ही नॉन फाइलर होने की वजह से पे कर रहे हैं। तो इससे बेहतर ये है कि अगर आप 2,500 देकर आप फाइलर बन जाए। ठीक है। अच्छा, एक और है कि प्रॉफिट्स की हमने बात कर ली थी कि अगर नॉन फाइलर होंगे तो 40% टैक्स है, फाइलर है तो सिर्फ और सिर्फ 20% है। डेबिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन अब ये है कि डिजिटलाइजेशन आ गई है। ऑफलाइन ट्रांजेक्शन से हम हट के ऑनलाइन परचेजेस पे हम जा रहे हैं ना। ठीक है। हम ऑनलाइन सारी चीज़ें खरीद रहे हैं, ऑनलाइन हमें बहुत से उस पर क्या मिलते हैं, हमें डिस्काउंट्स मिल रहे होते हैं। तो उन डिस्काउंट्स को अवेल करने के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड से हमें ट्रांजेक्शन करनी होती है। तो फाइलर है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ 5% टैक्स कटेगा जो कि एडजस्टेबल है, आप जाके क्लेम करेंगे रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे। और नॉन फाइलर है तो टैक्स भी 10% पे करना पड़ेगा और उसको आप क्लेम भी नहीं कर सकते, वो ज़ाया हो जाएगा आपका टैक्स। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें जैसे प्राइस बॉन्ड हो गए, लॉटरी विनिंग्स है, टैक्स ऑन सर्विसेज हो गई, टैक्स डिविडेंड जो आता है आपका, आपकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती है, उसमें जितने भी लिस्टेड कंपनी का डिविडेंड है उस पर फिर डबल टैक्सेशन हो जाएगी आपको। आपको डबल टैक्स पे करना पड़ेगा, 15% की जगह आप 30% पे करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे आपके टैक्स ज़्यादा हो जाता है। तो बहुत से ऐसी तरीके की चीज़ें हैं जिन पे ज़्यादा टैक्स लगता है, सिर्फ और सिर्फ मसला क्या है कि आप फाइलर नहीं थे, इसी वजह से। अब अगर यूँ समझ लें कि जो नॉन फाइलिंग की कॉस्ट है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ फाइलिंग। अब फाइलिंग के ओवरऑल अगर आप इसी से भी करवाते हैं एज अ से लीड पर्सन, क्या कॉस्ट है, मैक्सिमम 3 से 4 हज़ार रुपये आपने पे कर दिए साल में, एक बार पे कर लिया आपने, कंप्लाइंसेस भी हो गई, आपके एसेट भी डॉक्यूमेंट हो गए, आपने टैक्सेस भी पे कम करेंगे। ठीक है। और कहीं पे आपका टैक्स विदहोल्ड हुआ है तो वो टैक्स आप रिफंड आपका बन जाएगा, आप रिफंड वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक हो गया।
अच्छा, इसी तरीके से एक और चीज़ है कि जो प्रॉपर्टी सेल या परचेज़ होती है ना, इस पे जो काफ़ी है हमारा टैक्स बहुत ज़्यादा विथहोल्ड हो रहा होता है। बहुत ज़्यादा इस पे गेप है कि अगर आप फाइलर हैं और नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर कोई मैं प्रॉपर्टी बेचने जा रहा हूँ, मेरी कोई प्रॉपर्टी पुरानी हमारी प्रॉपर्टी थी, इनहेरिटेंस में मिली थी, मैं उसको बेचने जा रहा हूँ। अब मैं नॉन फाइलर हूँ तो मुझे 11.5% टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी 1 करोड़ पे 11.5 लाख का मैं टैक्स पे करूँगा और एट द सेम टाइम इफ आई एम अ फाइलर मैं सिर्फ 4.5 लाख टैक्स पे करूँगा एंड वो 4.5 लाख की टैक्स में क्लेम भी कर सकता हूँ अपने रिटर्न्स के अंदर। इसी तरीके से मैं अगर 50 लाख से आप 5 करोड़ से 10 करोड़ की खरीद रहा हूँ तो उस पे मुझे वही है, टैक्स डबल हो जाता है हर एक स्लैब में आके। बस बेहतर ये है कि कोशिश करें कि जितना हो सके आप रिटर्न फाइल करवाते रहें ओवर द टाइम। उसमें इन कंपैरिजन विथ नॉन फाइलर ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अब बचे हुए तो बिज़नेसेस में एक और मसला ये आता है ना कि अगर आप बिज़नेस पर्सन आपकी फाइलिंग नहीं हुई, ठीक है, आपने अपना बिज़नेस जो है एफबीआर में अंडर सेक्शन 181 डिक्लेयर नहीं किया हुआ, आपके पास प्रोफाइल इंक्वायरी आपकी दुकान पे नहीं लगी हुई, तो उसमें क्या इशू आता है? एफबीआर वाले आ जाते हैं, कहते हैं भाई आप फाइलर नहीं हो, आप टैक्स नहीं पे कर रहे हो, स्मगलिंग के गुड्स हैं, और वो उठा के सामान ले जाते हैं। इसी तरीके से कई लोगों के कारोबार बंद हो चुके हैं जो कि आते हैं हमारे पास, सर हमारे साथ ये हो गया। मकसद यही है कि फाइलिंग कर लें, डॉक्यूमेंट करें इकोनॉमी को, अपने एसेट्स को, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे। सबसे ज़्यादा पैसों की बात करें तो पैसों में हमारा बेनिफिट है। ठीक हो गया। बाकी ये है कि नॉन फाइलिंग की कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है, हायर टैक्स रेट होते हैं हमारे, एटीएल में नहीं आते हम, पेनल्टीज, फाइन और इसी तरह से लीगल प्रोसीडिंग, तो बहुत सी चीज़ें हमारे पास हो सकती है। और रिटर्न फाइलिंग का जो प्रोसेस है ना वो इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। कोई भी जाए ना आप में से जिसको कुछ नहीं को आपको नहीं पता कि रिटर्न फाइलिंग क्या है, आप सिंपल ही जाएं एफबीआई के वेबसाइट पे, आप वहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन करें। अब रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस और आपका एनआईसी रिक्वायर्ड होता है। इसकी बेसिस पे आप क्या करते हो, आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। अब रजिस्ट्रेशन हो गई तो बहुत से आपको यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाएंगे कि सैलरीड पर्सन की रिटर्न फाइल कैसे होगी, बिजनेस वाले की कैसे होगी, फ्रीलांसर की कैसी होगी, आप खुद भी कर सकते हो। बट आप कहते हो कि नहीं, मुझे अगर कोई एक एसेट्स ज़्यादा है, ठीक है, आपको लगता है कि आपको एक बिल्कुल ही 100% श्योरिटी चाहिए, आप किसी कंसल्टेंट से कोई 2-3 हज़ार रुपये पे करके रिटर्न फाइल करवा दे, लाइबिलिटीज़ आपने ख़त्म करवा दी, रिटर्न सबमिट हो गई, एक्टिव टेस्ट लिस्ट पे आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो सारे का सारा इतना स्मूथ प्रोसेस, अगर कोई भी बंदा बैठता है कि मुझे रिटर्न फाइलिंग करवानी है, आप गूगल पे लिखो मुझे रिटर्न फाइल करवानी है, आपके पास 50 कंसल्टेंट आ जाएंगे, किसी को भी उठाओ, रिटर्न फाइल करवा दो। टोटल 2 से 3 घंटे का भी प्रोसेस नहीं है अगर अच्छा कंसल्टेंट है आपके साथ। उसके बाद इवन हमारा अब बाकी सारी कंसल्टेंसीज का तो इतना हमें नहीं आइडिया, जो हमारा तो ये है कि हम जब रिटर्न फाइलिंग होती है भाई, क्लाइंट के साथ एक्सपर्ट अलाइन हुआ, एक्सपर्ट एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेगा कि सर ये चीज़ें हैं, आप हमें बताएं कि ओवर द ईयर आपकी क्या क्या ट्रांजेक्शन रही हैं, ट्रांजेक्शन एक्सप्लेन हो जाती हैं, एक्सपर्ट उन्हें गाइड करता है कि सर इस ट्रांजेक्शन को ऐसे आपने प्लान करना है, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो गई, रिटर्न्स का ड्राफ्ट बन गया, क्लाइंट ने देख लिया, एक एक चीज़ उसको फर्द दोबारा एक्सप्लेन कर दी कि ये चीज़ इंक्लूड हुई है, एंड रिटर्न सबमिट हो गई, प्रोसेस कंप्लीट, 1 साल के लिए आप सुकून में आ गए। ठीक है, बाकी ये कुछ चीज़ें हैं कि रिटर्न फाइलिंग जो है वो, मैं पैसे कम कमाता हूँ इसके लिए मेरे लिए रिटर्न फाइलिंग रिक्वायर्ड नहीं है, या ऑलरेडी लोग कहते हैं कि भाई मैं तो सैलरीड पर्सन हूँ, मेरा तो टैक्स ऑलरेडी कट चुका है, मैं क्यों रिटर्न फाइल करूँ, ठीक है, या फ्रीलांसर्स कहते हैं कि हमें 1% तो वैसे ही पे करना, हम क्यों करें रिटर्न फाइल। अच्छा, इसके लिए ना फॉर फ्रीलांसर और फॉर सैलरीड क्लास एक चीज़ है कि देखिए, सिर्फ और सिर्फ टैक्स आपकी इनकम पे नहीं कट रहा होता, आपके एक्सपेंसेस पे भी आपका टैक्स विड्रॉल हो रहा होता है, आपकी एसेट परचेज पे भी टैक्स विड्रॉल हो रहा होता है। अगर एज ए फ्रीलांसर बात करें तो फ्रीलांसर अगर रिटर्न फाइल नहीं करेगा, एटीएल में नहीं आ रहा, तो वो 1% टैक्स पे करेगा, ठीक है। लेकिन एट सेम टाइम वो रिटर्न फाइल करे, अपनी पीसेब से अपना सर्टिफिकेट हासिल करें, तो वो 0.25% टैक्स पे करेगा। अब 1,000 रुपये की बजाय आपको 250 रुपये टैक्स पे करना है, तो बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस क्रिएट होता रहता है ना, ठीक है, तो इसके लिए बेहतर है कर लें।
अच्छा, आई बिलीव कि हमने बेसिक इंट्रो तो आपको दे दिया है रिटर्न फाइलिंग के हवाले से कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए प्रोसेस में। बाकी अभी देखते हैं कि आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप भले एक-एक करके माइक को अनम्यूट करें और आप क्वेश्चन स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह हम उनको रिस्पॉन्स करने की कोशिश करते हैं पूरी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जब सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जो हमें इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलती है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट लागू होता है या नहीं, अगर हम कल को उसे सेल करते हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी उस्मान, बिल्कुल जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है ना उस पे भी आपको कैपिटल गेन वो डिपेंड करता है होल्डिंग पे। अब देखें जो लास्ट टाइम हमारा बजट आया था इन 2024, तो उसमें ये था कि उससे पहले की अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज है ना तो वो डिपेंड करेगी किस पे, होल्डिंग पीरियड पे। और उसके बाद अगर कोई आपने प्रॉपर्टी परचेज की है तो वो चाहे होल्डिंग पीरियड कुछ भी हो, एट द सम पॉइंट वो एग्जेम्प्ट नहीं हो पाती और उस पर टैक्स पे करना होता है। ठीक है, तो उस पे भी चार्ज होता है कैपिटल गेन टैक्स। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये सवाल है कि जैसे कि मैं फाइलिंग अभी मैंने की है 2025 में, लेकिन बेसिकली जैसे आपने बताया कि प्रीवियस भी लग कर आई है, लेकिन अभी जिससे मैंने फाइलिंग कराई है उन्होंने मेरा नेट प्रीवियस कैश शो किया है, लेकिन जब मैं 2024 की करवाऊंगी तो उसको मैनेज कैसे करेंगे? अ, वालेकुम अस्सलाम। आप काइंडली क्वेश्चन दोबारा कर लें प्लीज़, थोड़ा-सा आपका आवाज़ कट रहा था। जी, मेरा सवाल ये है, बेसिकली मैंने 2025 में ही फाइलिंग करवाई है, लेकिन जैसे आपने बताया नोटिस ही फाइल में जो कि मेरे पास भी आए हैं। अच्छा, अभी जो फाइलिंग कराई है वो नेट प्रीवियस रिटर्न जो उन्होंने शो किया है 2020 फाइलिंग का, वो 2026 में एडजस्टेबल हो रहा होगा या जो मैं प्रीवियस कर रही होंगी वहाँ भी एडजस्ट करना होगा? अच्छा, देखिए थोड़ा-सा ना अभी भी क्वेश्चन आपका मुझे समझ नहीं आ पा रहा। अच्छा, आप जितना मैं समझाऊँ कि ये है कि 2025 में आपने रजिस्ट्रेशन करवाई, आपने रिटर्न फाइल करवाया और उसमें आपने एसेट्स डिक्लेयर किए, ऐसा ही है? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और आपको पुराने टैक्स ईयर्स के नोटिसेस आए हैं? जी, बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें एक मैंने देखिए पहले भी क्लियर किया था कि अगर आपके पास ऐसे एसेट्स हैं जो कि पहले भी थे, जैसे कोई प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है? या आपके पास इनकम था जिसके बेसिस पे आपकी रिटर्न फाइलिंग रिक्वायर्ड थी, नोटिसेस आ चुके हैं तो उसमें सजेस्टेड ये होता है कि आप पुराने रिटर्न्स फाइल करवा लें तो बेहतर है। क्योंकि रीज़न ये है कि हम कानून से बैठ के लड़ नहीं सकते कि मैं लास्ट ईयर मुझ पे रिटर्न फाइलिंग रिक्वायर्ड नहीं थी, मुझे नोटिस क्यों आया? ठीक है? तो मसला वही है कि अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं करवाऊँगा तो ओवर द टाइम क्या होगा, ये नोटिस आपके पेनल्टी नोटिस में कवर होंगे, कन्वर्ट होंगे, एंड आफ्टर पेनल्टी नोटिस ये पेनल्टी का ऑर्डर बन जाएगा और फिर आप पे या तो ये है कि आप पेनल्टी पे करें वो फिर रिटर्न फाइल करें या फिर आप अपील में जाएँ। तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि इतनी बड़ी हसल से आप सिंपली अपने पुराने रिटर्न्स फाइल करवा दें। बैकवर्ड रिकंसिलिएशन होगी आपके एसेट्स की, ठीक है? जो भी 2025 में आपके एसेट शो हो रहे हैं उनकी बैकवर्ड रिकंसिलिएशन होती जाएगी और आप अपने आपके पुराने रिटर्न्स फाइल होंगे। ठीक है, और अगर जब एक्सेस अमाउंट में हमारा टैक्स पे हो गया हो तो वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? हाँ, अब ये होता है, देखिए अब अज़्यूम कर लेते हैं मैंने जितना मेरा टैक्स विथहोल्ड हुआ था, एडजस्टेबल मेरा टैक्स विथहोल्ड हुआ था 2 लाख रुपए का, ठीक है? मेरी टैक्स लायबिलिटी बन रही है 50,000 की, तो 1.5 लाख रुपए मैंने एक्स्ट्रा टैक्स पे किया। अब ये हो जाएगा मेरा रिफंडेबल टैक्स मेरा बन जाएगा रिटर्न के अंदर, जब मैं रिटर्न बनाऊँगा तो। रिटर्न बन गया, रिफंडेबल टैक्स मेरा क्रिएट हो गया, मेरा रिटर्न सबमिट हो गया। उसके बाद ना आपको सेक्शन 170 में एप्लीकेशन देनी होती है, रिफंड एप्लीकेशन, ठीक है? उसमें आप बताते हो कि रिटर्न के अंदर हमारा इतना रिफंड आ रहा है, हमें एफबीआर वो क्या करे, अप्रूव करे, डिटरमाइन हो जाए रिफंड एफबीआर की तरफ से। तो जब आप एप्लीकेशन देगी, आफ्टर एप्लीकेशन आपकी इंक्वायरी स्टार्ट हो गई कि जो विदहोल्डिंग हुई है क्या एक्चुअल में हुई थी वो, उसको उसके आपको एविडेंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे।
आफ्टर एविडेंस एंड एफबीआर स्क्रूटनी आपका ऑर्डर इशू किया जाएगा। अब जब ऑर्डर इशू किया जाता है ना, तो अब यहाँ आपका रिफंड डिटरमाइन हो गया। अब जब डिटरमाइन हो चुका है तो फिर आप उसको फॉरवर्डिंग ईयर में जाके एडजस्ट कर सकते हैं अपनी लाइबिलिटी में। ठीक है। जी मोहम्मद ज़ीशान बताएं भाई। जी सर, मेरा एक सवाल है। नॉर्मली सैलरी पर्सन का जो होगा वो पीएफ होता है कंपनी का। तो एक तो मेरी कंपनी होल्ड करती है, तो उसे हमें डिक्लेयर करना चाहिए और किस तरीके से उसको डिक्लेयर करें। और अगर पीएफ जो कोई इन्वेस्ट किया कंपनी में और उसे प्रॉफिट आ रहा है किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू, तो फिर उसको हम फाइल कैसे करेंगे, शो किस तरह से करेंगे? अच्छा मोहम्मद ज़ीशान, आवाज़ थोड़ी सी ना आपकी कट रही है, तो आई थिंक इतना ही आपने कहा था कि आप सैलरीड पर्सन है। जी, मैं सैलरीड पर्सन हूँ और मैं पीएफ से मेरा सवाल था कि अगर आपका कंपनी पीएफ है तो उसे आप डिक्लेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक ये सवाल है। दूसरा, अगर वो वही पीएफ आपका इन्वेस्ट हो रहा है किसी कंपनी के अंदर, मतलब इन्वेस्टमेंट कंपनी जो होती है, तो उसका जो प्रॉफिट आ रहा है उसके साथ हमें शो करना चाहिए या सिर्फ जो एक्चुअल आपका पीएफ वही डिस्प्ले करना चाहिए आपको एफडीआर में? अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि कंपनी में आपकी जॉब है, आपको सैलरी आती है जिसमें आपका प्रोविडेंट फंड विदहोल्ड हो रहा होता है, ऐसे ही प्रोविडेंट फंड के लिए पैसे काटती है कंपनी और वो पेमेंट कर देती है आगे। जी जी इस प्रोविडेंट फंड पे जो इंटरेस्ट लग रहा होता है वो अभी डिक्लेयर करें या बाद में डिक्लेयर करें, आप ये कह रहे हैं? जी, प्रॉफिट फंड ये आपकी कंपनी आपसे कुछ पैसे अमाउंट काट रही है और कंपनी सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रही है उस अमाउंट के अंदर। लेट्स सपोज आपके 1 लाख रुपए हैं और कंपनी के भी 1 लाख रुपए, आपकी पीएफ जो है 2 लाख रुपए हो गई है। तो एक तो है कंपनी अपने पास होल्ड किया हुआ है, तो उस अमाउंट को हमें डिक्लेयर करना चाहिए अपने एनपीआर फाइलिंग के दौरान। एक ये सवाल है। और अगर डिक्लेयर करना चाहिए तो उसे किस सेक्शन में डिक्लेयर करना चाहिए? अच्छा, इसमें देखें दो चीज़ें हैं। जो प्रोविडेंट फंड होता है ना वो दो टाइप से आता है आपके पास। अगर पहले इसको ना थोड़ा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे कि कंपनी जब भी कोई प्रोविडेंट फंड का या इस टाइप का कोई भी प्लान देती है ना रिटायरमेंट के लिए, तो एक होता है कंट्रीब्यूशन फंड, एक होता है कंपनी की, एक में कंपनी की लाइबिलिटी क्रिएट होती है कि भाई जब आप रिटायर होंगे कंपनी को ये वाले पैसे एनी हाउ आपको देने हैं, ठीक है। दूसरा ये होता है कि कंपनी आपके भी पैसे उठाएगी, अपने भी पैसे उठाएगी, किसी थर्ड पार्टी में इन्वेस्टमेंट होगी, उसमें कंपनी का किसी भी तरीके से आप पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि अगर जिस फंड में इन्वेस्टमेंट की थी वो भाग गया कल तो कंपनी आपको पैसे नहीं देगी। ठीक हो गया। अब दूसरा ये है कि जब इसकी इन्वेस्टमेंट हो रही होती है ना, वो एम्प्लॉय के नाम पे नहीं हो रही होती इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वो कंपनी टू कंपनी उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, उन्हीं के नाम पे हो रही होती है, तो वो आपके नाम पे या आपके एनआईसी नंबर पे विदहोल्डिंग नहीं हो रही उसकी, जो इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। दूसरा ये कि अगर जिस फंड में इन्वेस्टमेंट है वो रिकॉग्नाइज्ड है तो वो ऑलरेडी आपका एग्जेम्प्ट होता है जब भी उससे आपको अमाउंट आएगी। अच्छा, एक और चीज़ कि दो चीज़ें जा रही हैं प्रोविडेंट फंड में। एक चीज़ क्या जा रही है, एक है आपका कंट्रीब्यूशन, एक है कंपनी का कंट्रीब्यूशन। जो आपका कंट्रीब्यूशन वो तो ऑलरेडी आपकी इनकम है, सैलरी उससे उठ के जा रहा है, ठीक है। अब जो कंपनी का कंट्रीब्यूशन है और जो उस पर इंटरेस्ट है, ये दोनों चीज़ें एंड में डिक्लेयर की जाती है जब आपको मिले, क्योंकि एग्जेम्प्ट है ऑलरेडी, टैक्स तो लगना नहीं है वैसे। उसी टाइम जब आप रिटायर कर रहे हैं, आपको वन टाइम अमाउंट मिल रही है, उसी टाइम उसको डिक्लेयर कर दें। ये ज़्यादा हासिल फ्री रहता है कि हर बार आप इसको डिक्लेयर करते बैठे, स्टेटमेंट्स निकलवा लें, ये करें वो करें। ज़्यादा बेहतर ये रहता है कि आप क्या करें, जब आपको अमाउंट मिले आप टोटल अमाउंट डिक्लेयर कर दें। बाकी जो आपका कंट्रीब्यूशन है प्रोविडेंट फंड में वो आप आज से रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दें अपने एसेट्स में। तो मैंने इस बार इतना कंट्रीब्यूट किया था, लास्ट ईयर इतना किया था, फॉरवर्डिंग किया, जितना भी हो रहा है वो आप उसमें ऐड करते जाएँ। अच्छा सर, जो हम कमर्शियल बिल की एडजस्टमेंट करते हैं टैक्स चार्जेबल के अंदर, तो वो एक एडजस्टेबल टैक्स के अंदर भी आता है और एक फाइनल एंड फिक्स टैक्स के अंदर भी आता है। तो किसके अंदर करना चाहिए हमें इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियल बिल एडजस्टमेंट? अच्छा, कमर्शियल बिल की आप वो डिपेंड करता है कि आप रिटर्न किसका फाइल करें, इंडिविजुअल्स का कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, आप बिजनेस का कर रहे हैं, और बिजनेस की नेचर क्या है, बिजनेस किस जोन में है।
अगर कमर्शियल वाले बता रहे हैं कि भाई ये मिनिमम नहीं है तो एडजस्टमेंट में लेके जाए, अगर कह रहे हैं मिनिमम में है तो उसको फिर आप फिक्स में लेके जाना पड़ेगा। तो अब डिपेंड करेगा कंपनी का कर रहे हैं, किस सेक्टर में कर रहे हैं, कौन से जोन में कर रहे हैं, इंडस्ट्री क्या है, वो डिपेंड करता है, केस टू केस वेरी करेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस आप यूँ समझिए नॉर्मली ना सभी के सब एडजस्टेबल में लेके जाते हैं मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करने के लिए। तो सर फाइनल एंड फिक्स के अंदर करें तो वो तो टैक्स बहुत सारा बना देता है, हालांकि उस पर टैक्स जो पे किया होता है वो भी वहाँ पे क्लेम किया जाता है, और वो टोटल टैक्स के अंदर तो फिर से वो मजीद टैक्स बना देता है। सर रिस्वान दोबारा कर देंगे प्लीज़ भाई, आवाज़ आ रही थोड़ी कट कट के आपकी। हाँ, मैंने कहा अगर हम फाइनल एंड फिक्स के अंदर करें ना तो हालांकि उस पर जो टैक्स डिडक्ट हुआ होता है हम वो भी वहाँ पे क्लेम करते हैं, पर फिर कंप्यूटेशन के अंदर जाए तो वहाँ पे मजीद टैक्स वो बना के दे देता है। ठीक है, वो तो फाइनल है ना, वो तो उसको ऑलरेडी ऐड करेगा ही। फिर आपने खुद डिक्लेयर किया कि इतना मुझ पे लगना चाहिए था, वो तो लगा देगा फिर सिस्टम। तो इसीलिए आप यूँ समझिए जो 153 का भी होता है ना, नॉर्मली 153 आप सर्विसेज दे रहे हो, गुड्स दे रहे हो, तो लोग क्या करते हैं एडजस्टमेंट जाके उसके एडजस्टेबल में ही ले लेते हैं। ठीक है। हर किसी की कोशिश होती है कि हम मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करें, तो एडजस्टेबल टाइप में ज़्यादा लोग करते हैं। ठीक हो गया। ठीक है। और सर पहले तो हम जैसे वेबसाइट से वो आपदा की वेबसाइट से हम वो टैक्स सर्टिफिकेट निकाल लेते हैं जो भी पूरे साल का डिडक्ट होता है, तो वो हम सिर्फ जो टैक्स की वैल्यू होती थी वो वहाँ पे लिख के और अपनी रिटर्न फाइल कर देते थे। और इस दफ़ा वो ये भी टैब किया था आप कंपल्सरी अचीव करना कि आपकी कितनी अमाउंट पे इतना टैक्स डिडक्ट होगा। तो मोस्टली हमारे पास बिल्स नहीं होते हैं, हम तो पहले ऐसे ही करते थे, एक बिल का रेफरेंस देखिए नंबर डाला। एफबीआर ने हाँ एफबीआर ने ना इसी वजह से इस चीज़ को मैंडेटरी किया कि लोग क्या करते थे बस कुछ भी लिख के, जहाँ पे कंज्यूमर नंबर लिखना है वहाँ पे भी डैश डाल दिया, जहाँ पे कंपनी का नाम लिखना है वहाँ पे भी डैश डाल दिया और टैक्स क्लेम करते थे। तो इसी वजह से उन्होंने कहा है कि भाई अमाउंट तो बताओ जिस पे टैक्स आपका विदहोल्ड हुआ है, ताकि सिर्फ वो लोग टैक्स क्लेम करें जिनका एक्चुअल में बन रहा है। ठीक है। अच्छा ये मोहम्मद काशिफ गुलजार साहब के भी आए हैं चैट में, तो एक सेकंड से मैं ज़रा पढ़ लूँ आपको, मैं आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ। इसमें आपने कहा केस नंबर 1.25% विद होल्डिंग ऑन IT फ्रीलांसिंग इन बिजनेस। नंबर 2। अच्छा मोहम्मद काशिफ भाई आप भले मुझे वॉइस में बता दें कुछ टाइम, ज़्यादा Yes, बेहतर रहेगा। can I start? जी जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। जाज़िब मैं चाहूँगा कि मैं आपसे एक सेपरेट सेशन करूँ जो कि मेरा काफ़ी लॉन्ग होगा, उसमें कुछ कंसर्न होंगे टैक्सेशन के हवाले से, आल्दो वो चाहे पेड हो तो मैं आपसे वो सर्विसेज लेना चाहूँगा सेपरेटली। बट इन जर्नल मैं आपसे ये थोड़े से क्वेश्चन रखना चाहता हूँ आपके सामने कि जैसे मैंने लास्ट में क्वेश्चन रखा है, एक सॉफ्टवेयर हाउस है उसके पास प्रॉपर्टी रेंट पे है। अब उस रेंट की प्रॉपर्टी के ऊपर ऑब्वियसली बिल आता है, बिल के ऊपर टैक्सेशन भी विद होल्ड की जाती है। आया वो मैं अपने बिजनेस में क्लेम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? एक क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, और कर सकता हूँ तो किस तरह से उसका वे आउट निकलेगा? वो बिल जो है, ये मीटर जो है वो मेरे नाम पे नहीं है, मेरे बिजनेस के नाम पे नहीं है। एक चीज। ओके, दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक कंपनी रजिस्टर्ड है बट वो सेल टैक्स डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं है और जस्ट फॉरेन कस्टमर्स को डील करती है। आईटी कंपनी है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और फॉरेन कस्टमर को डील करती है और इन्वेस्टिंग उनको कर देती है और पैसे वहां से आ जाते हैं। तो उनको आया सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करवाने की जरूरत है या नहीं है? ये क्वेश्चन है। और थर्ड जो क्वेश्चन मैंने लिखा उसके अंदर वो एक जो हम फाइलिंग कर रहे होते हैं वहां पे कंसर्न रेज होता है कि अगर एक ही, जैसे आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ, एक मैं लेट्स सपोज मैं जॉब भी करता हूँ किसी पाकिस्तान एंटिटी में, मेरी वहां पे विदहोल्डिंग होती रहती है एज पर माई स्लैब, और साथ में मैं पाकिस्तान में रहता हूँ एक और जॉब भी कर लेता हूँ और वहां पे विदहोल्डिंग हो रही है मेरी, और मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, मुझे बाहर से पैसे भी आते हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से। जब मैं क्लब करके अभी रिटर्न फाइल करने लगता हूँ तो मैं पाकिस्तानी सैलरीज भी इसमें फिल कर देता हूँ, जो कि ऑलरेडी वो 35% तक विद होल्डिंग हो चुकी होती है मेरी, दो सैलरीज को मिलाकर, और 35% तक दोनों ही पार्टनर काट रहे, कंपनीज काट रही होती हैं। और जो अपनी अदर इनकम को सिस्टम में जब डालता हूँ तो मेरी टैक्स कंप्यूटेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाती है एज कम्पेयर टू कि जो मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है। उस टैक्स सैलरीज के ऊपर था, फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं था, लेकिन सिस्टम फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स काटता है मेरा।
तो इस हवाले से कोई मुझे आप थोड़ी सी रहनुमाई फरमाना चाहेंगे? जी, जी मोहम्मद काशिफ बिल्कुल असल में ये है कि आपके 3-4 क्वेश्चंस भी हैं और बाकी लोग भी हैं। कोशिश करते हैं थोड़ा शॉर्ट में अभी आपको आंसर कर दें, बाकी आप मुझसे कनेक्ट हो जाएँ, तो इंशाल्लाह मैं ठीक बता है। देता हूँ। अच्छा पहली बात आपने कही थी कि रेंट वाला मसला, ठीक है, आपने रेंट पे किया, रेंट से रिलेटेड जितने भी यूटिलिटीज़ बिल्स हैं वो भी आप पे करते हैं। अच्छा नॉर्मली ये होता है कि भाई क्लेम वो कर सकता है जिसके नाम पे होना चाहिए, अब क्योंकि मीटर तो आपके नाम पे है नहीं, तो फिर इसमें जी बिज़नेस प्रैक्टिस ये है कि जब आप रेंट एग्रीमेंट करते हो ना, उसमें आप ये एक ऐड करवा देते हो कि भाई जितने भी यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं, जिनको हम जी जी पे करेंगे, उससे रिलेटेड जो टैक्स है वो मालिक क्लेम नहीं करेगा, तो फिर आप वो क्लेम कर सकते हैं। ओके ठीक हो गया? इसके ओके अलावा हाँ दूसरा आपने कहा था कि भाई दूसरी चीज़ थी कंपनी के सर्विसेज दे रही है फॉरेन जी क्लाइंट्स को, तो क्या उसके लिए सेल्स टैक्स रिक्वायर्ड है या नहीं? अच्छा देखें, जो सेल्स टैक्स है ना, सेल्स टैक्स लगता है गुड्स पे। आप गुड्स बेच रहे हो तो आप पे सेल्स टैक्स है, लेकिन अगर आप सर्विसेज दे रहे हो तो आप पे जिस भी प्रोविंस से बैठ के दे रहे हो या जिस भी प्रोविंसेस में दे रहे हो, तो उस पे आते थे प्रोविंशियल टैक्सेस। ठीक है, अब मैं अज्यूम कर लेता हूँ मैं कराची से बैठा हूँ तो एसआरबी में मुझे रजिस्टर होना है, बट ओके क्योंकि जो आप जो सर्विसेज दे रहे हो ना, सर्विसेज है एक्सपोर्ट होती है वो। जी ठीक है, जी बिल्कुल ऐसी है। एक्सपोर्ट, हाँ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे किसी भी किस्म का कोई प्रोविंशियल ड्यूटी नहीं है सिंध में, ओके तो आपके लिए रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अच्छा लोग तब होते हैं इवन कि आप गुड्स भी बेचे, पहले क्या होता था कि गुड्स हमारे थे जीरो रेटेड, सेल्स टैक्स के हवाले से हम बात करें। ओके ठीक जो है, तो एक्सपोर्ट होते लोग थे, एक्सपोर्ट हो जाते थे। एग्जैक्टली तो इसीलिए लोग रजिस्टर होते थे कि जब मैं पाकिस्तान से कोई चीज खरीद रहा हूँ तो उस पर मैं सेल्स टैक्स पे करता हूँ, यस तो उस सेल्स टैक्स को क्लेम करने के लिए वो रजिस्टर होते थे ताकि उसको मैं क्लेम कर लूँ एज इनपुट, और आउटपुट पे तो वैसे ही टैक्स नहीं था। ओके तो अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं फॉरेन क्लाइंट्स को तो आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। ओके ठीक है। अच्छा तीसरी आपकी चीज़ थी क्लबिंग के हवाले से। देखिए एक चीज़ ये है कि आप डिफरेंट दो एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हैं, ठीक है। यस अज्यूम कर लेते एक एम्प्लॉयर है ए, एक एम्प्लॉयर बी। ए एम्प्लॉयर को पता है कि मुझे पूरे साल में इनको 24 लाख दे दें, तो 24 ओके लाख रुपए पे जो सेलिब्रेट लगेगा वो उसके हिसाब से आपका टैक्स काट रहा है। जी दूसरे बिल्कुल। एम्प्लॉयर को पता है वो भी आपको 24 लाख देगा, वो भी उसके रेट पे कटेगा। लेकिन क्योंकि जो सैलरी इनकम है वो नॉर्मल एनटीआर में, नॉर्मल रिजीम में फॉल करती है, ठीक है। तो जब यस रिटर्न फाइल होगी तो ये इनकम आपकी हो जाएगी क्लब। अब क्लब होके ये कितनी हो गई? 4.8 मिलियन। यस तो अब टैक्स का जो रेट है ना वो स्लैब वो वाला फॉल करेगा जिसकी वजह से एक्स्ट्रा टैक्स आपको पे करनी है। ओके बाकी ये तो हो इसको गया डिटेल सैलरी इंशाल्लाह मैं पर्सनल। पर्सनली आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि ठीक अभी है। बहुत से लोगों का हाथ उन्होंने उठाया हुआ है, क्वेश्चंस भी हैं, तो ठीक है भाई। ओके ओके और मुझे किस नंबर पर रब्ता करना है? एक नंबर मेरे पास है आप ऑलरेडी, तो उसी नंबर पर रब्ता करूँ? 0300 समथिंग वाला तो था। मैं टीम को भेजता हूँ, वो आपसे कांटेक्ट कर ले। ओके 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 थैंक यू जजाकल थैंक यू। जजाकल। अच्छा मोहम्मद हसनैन साहब, सर आपने भी क्वेश्चन हाथ हैंड रेस किया हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये कि अभी जैसे आपने बताया हुआ है, स्लैब दिखाया था कि प्रॉपर्टी या व्हीकल परचेज कर रहे हैं तो उस पर विद होल्डिंग हो रहा है, जो कि एडजस्टेबल होता है, आप उसका क्रेडिट ले लेते हैं तो फाइलर की बेसिस पे। तो आया जो लेट फाइलर हैं और नॉन फाइलर हैं उनके अमाउंट्स क्या वो भी एडजस्टेबल हैं, क्लेमेबल हैं कि नहीं? एक चीज़। और दूसरा ये कि बहुत सारे जगहों पे ये प्रैक्टिस रहती है कि जो रिफंड बनता है इस साल का, पिछले साल का रिफंड है, वो इस साल के रिटर्न फाइल करते में उसको डायरेक्टली एडजस्ट कर देते हैं विदाउट एफबीआर से कोई परमिशन लिए। तो क्या ये प्रैक्टिस ठीक है या नहीं? ये दो सवाल है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर एक तो चीज़ ये कि फाइलर नॉन फाइलर, एक ये है कि अगर मैंने प्रॉपर्टी खरीदी 2022 में, उस वक्त मैं नॉन फाइलर था, मैंने उस पर टैक्स पे कर दिया। हाँ आया अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं अभी रजिस्टर होता हूँ और मैं 2022 की यानी जिस टैक्स ईयर में मैंने टैक्स पे किया था उस रिलेवेंट टैक्स ईयर का अगर मैं रिटर्न फाइल करता हूँ, तो मैं ये सारी की सारी टैक्सेस अपनी क्लेम कर सकता हूँ वहाँ पे जाके, लेकिन रिलेवेंट टैक्स ईयर में। अच्छा दूसरी जो प्रैक्टिस ये रहती है कि भाई रिफंड किट जनरेट हो रहा था लेकिन सिस्टम अलाउ नहीं करता जब तक वो डिटरमाइन ना हो कंप्यूटेशन टैब में, तो लोग उसको एडजस्टेबल में डिस्क्रिप्शन डाल के उसको कर लेते हैं, ऐसे ही होता है। और क्योंकि मैंने भी फर्म्स में काम किया है तो हमने भी ये किया हुआ था।
ठीक है। अच्छा, ये प्रैक्टिस सही नहीं है, बट ये है कि इस प्रैक्टिस पे मजबूरी ये होती है कि एफबीआर ना काफ़ी लेट ऑर्डर निकालते हैं। आपको पता है हम जब रिफंड ऑर्डर के लिए अप्लाई करते हैं वो डिटरमाइन हो नहीं पाता, उस पर कोई हो नहीं पाता। अब मसला ये है कि क्लाइंट पे नहीं करता, क्लाइंट कहेगा भाई मेरा रिफंड पड़ा है, या तो रिफंड निकलवा के दो या उसको एडजस्ट करवा के दो। तो दाओ ये प्रैक्टिस गलत है, बट स्टिल एक्सेप्टेबल है एफबीआर। ठीक है। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये अभी क्लियर नहीं हुआ कि जो फाइलर और नॉन फाइलर और लेट फाइलर 3 कैटेगरीज है ना। अब मेरा अगर लेट फाइलर की बेसिस के ऊपर टैक्स कटा है और मैं फिर जो है ना ईयर एंड के ऊपर जो है वो क्योंकि लेट फाइलर बन गया तो मैंने अपना क्रेडिट दिखाया, तो क्या मैं पूरा लेट फाइलर को क्लेम कर लूंगा, या मैं नॉन फाइलर की बेसिस पे मेरा डिडक्ट हो गया और उसके बाद मैंने अपने आप को फाइलर बनाया और फाइलर के बनाने के बाद साल के एंड पे जब रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो जो मेरा नॉन फाइलर वाला अमाउंट था जो मेरा डिडक्ट हुआ है वो मैं क्लेम कर सकता हूँ क्रेडिट में? अच्छा, इसमें सर ये है कि आप किसी भी कैटेगरी में टैक्स पे करें ना प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अगर आप रिलेवेंट ईयर का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अच्छा, किसी और का है क्वेश्चन? जी, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। बेसिकली आपको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में इंक्लूड होने के लिए चालान पे आउट करना पड़ता है। सवाल ये है कि चालान हर मंथ हर ईयर पे होता है, और अगर होता है तो हम कैसे देख सकते हैं MIS रिपोर्टिंग के थ्रू के चालान पे हुआ है या नहीं? अच्छा देखिए, इसमें ये है कि ATL चालान, ठीक है, 1000 रुपये का जो पे होता था, लेकिन वो पहले हुआ करता था। उसमें ये होता कि 2025 से पहले अगर आप कभी भी रिटर्न फाइल करो ना तो आपको एटलीस्ट 2 साल की रिटर्न फाइल करनी पड़ती थी। ऊपर से आपको 1000 रुपये का चालान पे करना पड़ता था एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आने के लिए, या तो फिर आपको वेट करना पड़ता था कि अगर विद इन ड्यू डेट आपने रिटर्न फाइल की है तो जब तक लिस्ट अपडेट हो। लेकिन इस बार 2025 में अगर आपने रिटर्न फाइल की है तो विद इन 3 घंटे आप ऑटोमेटिकली ATL में आ जाएंगी, आपको किसी भी चालान पे करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आ जाते हैं कि जो भी आपके CNIC पे पेमेंट हो रही होती है ना, उसको अगर चेक करना हो 2 तरीके हैं। एक तो ये कि जब आप IRS में लॉगिन करेंगे ना तो वहाँ पे आपको एक मिलेगा FBR मालूमात, आप वहाँ जाके उसको क्लिक करें, वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है एक आपको नज़र आएगी राइट टॉप पे MIS के नाम से एक टेब, अभी तो उसको उन्होंने उस पर किया लेफ्ट, बिल्कुल ही स्टार्टिंग में पहला आता है MIS के नाम से। MIS को क्लिक करें, वहाँ पे आपकी आती है पेमेंट्स, पेमेंट्स को क्लिक करेंगी और वहाँ जहाँ पे आप टैक्सेस सिलेक्ट करें, सर्च करें, आपको वहाँ पे आपकी विद होल्डिंग डिटेल मिल जाएगी, या जो भी टैक्सेस आपने पे किए, आपके NIC पे जो टैक्सेस पे हुए। अच्छा, और अगर किसी का है तो आप प्लीज़ बता दें, क्योंकि आई थिंक टाइम भी 7 मिनट रह गए हमारे पास, तो फिर हम मीटिंग को कंक्लूड करते हैं। जी, आप लोगों में से है किसी का कोई क्वेश्चन? जी, एक सवाल और है, वो ये कि एक मार्केट प्रैक्टिस रही है, 2 डिफरेंट तरह की प्रैक्टिस चलती हैं खासतौर से जब प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। अब कुछ लोगों का कहना होता है कि जी जो आपका डॉक्यूमेंटेड वैल्यू है प्रॉपर्टी की आप वो डिक्लेयर करें एसेट्स में, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो एक्चुअल पेमेंट की है हमने, मिसाल है डॉक्यूमेंटेड वैल्यू 30 लाख है और एक्चुअल वैल्यू 1 करोड़ रुपए की है, तो एसेट्स में कोई 30 लाख डिक्लेयर करवाता है, कोई 1 करोड़ करवाता है, तो दोनों में से ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिस क्या है? अच्छा मोहन हसनैन भाई, देखिए इसमें एक चीज़ मैं थोड़ी सी ऐड करूं कि मैंने प्रॉपर्टी खरीदी 30 लाख की, ठीक है, FBR वैल्यू शो करवाई, इस पे मैंने टैक्स पे किया, और सेम चीज़ जब मैं उसका टैक्स क्लेम करूंगा तो टैक्स एडजस्टेबल टैब में मुझे बताना पड़ेगा कि इस वैल्यू पे मैंने इतना टैक्स पे किया, ठीक है। अब जो टैक्स पे करना होता है हमने प्रॉपर्टी परचेज करने पे, वो पे करना पड़ता है हायर ऑफ पे, या तो डिक्लेयर्ड वैल्यू ऑफ FBR या फिर एक्चुअल वैल्यू।
ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी वहाँ पे एक्चुअल वैल्यू हमने कम शो करवाई है टैक्स बचाने के लिए, तो फिर हमें रिटर्न्स के अंदर भी वही वैल्यू डिक्लेयर करनी चाहिए, ताकि कल अगर नोटिस आता है तो आप उसको जस्टिफाई कर पाए कि जब आपने टैक्स 30 लाख पे किया तो किस बेसिस पे आप उसी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ शो करवा रहे हो, यानी 70 लाख का जो डिफरेंशियल टैक्स है वो आपने क्यों नहीं एडवांस में पे करवाया था। तो फिर वो जस्टिफिकेशन मांग सकते हैं एफबीआर वाले। तो ज़्यादा बेहतर है जो डिक्लेयर्ड वैल्यू है जिस पे टैक्स पे किया गया है आप वही शो करवाएं। अच्छा, लेकिन अगर हम 30 लाख के ऊपर करते हैं तो फिर आप ये भी तो देखें कि 70 लाख रुपए को जो है वो आप अपने एक्सपेंस आउट कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर इशू ये आता है कि वो आपने एक्सपेंस कर दिया, यानी आप एक तरह से दिखा रहे हैं कि जी वो मेरा पैसा कहीं भी नहीं है। और अगर आप वही पूरी 1 करोड़ की एसेट को अपने बैलेंस शीट में दिखाते हैं तो आपका एसेट वैल्यू बढ़ जाती है। सर बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन देखिए एक चीज़ है ना, मैंने एक गलत काम किया, अब उस गलत काम को छुपाने के लिए दूसरा तो करना ही पड़ेगा ना। एक ऐसे मैं नहीं कह सकता कि मेरे को एक हाथ मेरा बिल्कुल साफ और एक गंदा है, तो ऑफिसर देख के पकड़ लेगा कि जो गंदा है तो क्यों गंदा है, इसको साफ क्यों नहीं किया था आपने, 1 करोड़ पे क्यों नहीं टैक्स पे किया था। तो अगर एक चीज़ हम छुपाना चाह रहे हैं तो उसको छुपाने के लिए दूसरा गलत काम करना पड़ेगा ना, मजबूरी है हमारी। और रिमेनिंग दूसरी बात ये रही कि जब इस तरीके की ट्रांजैक्शन होती है तो 30 लाख रुपए होते हैं थ्रू बैंक, और 70 लाख बाय हैंड ही दिए जाते हैं फिर कैश में। सही। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि नॉर्मली प्रैक्टिस ये कि जो आपका रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, एक तो होती है कि आप अपनी रजिस्ट्री करवा रहे होते हैं और एक होती है पावर पे ट्रांजैक्शन हो रही होती है। तो अगर एक बंदे ने प्रॉपर्टी ली और उसको बेच रहा है और वो पावर पे बेच रहा है, तो पावर पे बेचने पे कोई टैक्स नहीं डिडक्ट हो रहा होता। तो ऐसी सूरत में एफबीआर कोई किसी किस्म का बाद में क्लेम तो नहीं मांगता कि जी आपने सेल दिखा दिया, अपने एसेट से को निकाल दिया, सेल आउट कर दिया, तो वो बाद में आ जाए कि जी ये आपने टैक्स नहीं दिया, जबकि वो पावर पे सेल हुआ है। बिल्कुल सर, पावर पे हुआ है, लेकिन एक ऐसे ही था केस कि नॉर्मली एक करवाया था कि पावर पे सेल होगा लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई। अब पहले तो ये होता है कि अगर मैंने खरीदा ही उसको पावर पे था और पावर पे भेज दिया तो फिर तो ठीक है, कोई मसला नहीं, ना मैंने टैक्स पे किया था परचेज के टाइम पे, ना मुझे सेल के टाइम पे देना है। दूसरा ये कि रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी थी उसको मैंने पावर पे बेचा है, तो मुझे उसका एडवांस टैक्स तो शो करवाना पड़ेगा समहाउ कहीं ना कहीं पे। तो लोग क्या करते हैं, जब पावर पे बेची जाती है तो उसका एज आपकी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर ना उसे लोन शो करवाया जाता है एज एडवांस फ्रॉम द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, और जब प्रॉपर्टी एक्चुअल में ट्रांसफर हो जाती है उनके नाम पे तब उसको निकाला जाता है। इसमें एक एक बेनिफिट ये भी है कि जितना बाद में प्रॉपर्टी निकलेगी उतना ज़्यादा आपके टैक्स ईयर बढ़ते जाएंगे, जितना ज़्यादा टैक्स ईयर बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका टैक्स रेट कम होता जाएगा। अच्छा, एक और बाकी किसी और पार्टिसिपेंट का है तो प्लीज़ बता दें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया और हमारा 1 घंटा पूरा हो जाएगा। बाकी एक और आप लोगों से दरख्वास्त थी कि सेशन कैसा रहा, प्लीज़ अपने रिव्यू ज़रूर शेयर करिएगा, और नेक्स्ट किस चीज़ पे होना चाहिए, कौन सा टॉपिक होना चाहिए, तो वो भी अगर आप लोग बता देंगे ग्रुप में तो इंशाल्लाह हम वो भी बहुत जल्दी कंडक्ट करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि जो अगला हमारा सेशन हो उसमें फ़िज़िकल भी हम स्पेस प्रोवाइड कर देंगे और ऑनलाइन भी कैटेगरीज। जज़ाकल्लाह।